हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पालमपुर। तो मेनली हम इस चैप्टर में एक गांव है जिसका नाम पालमपुर है, विलेज है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Many kind of transport are visible in Palampur. तो क्या कहा जा रहा है, पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि ये एक काल्पनिक गांव है, यानी कि ये सिर्फ इमेजिन करा गया है, असली में कोई पालमपुर नहीं है, ठीक है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो हमारा गांव है पालमपुर, वहाँ पर जो फार्मिंग है, किसानी, खेती किसानी, ये वहाँ की मेन प्राइमरी एक्टिविटी है। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। और जो पालमपुर है, पालमपुर से जुड़े और भी उसके जो टाउन्स विलेजेस हैं, उनके साथ जो पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग विलेज, अपने पड़ोसी गाँव से। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल इन पालमपुर। और पालमपुर में बहुत सारे तरीके के, बहुत सारे काइंड के क्या है यहाँ पर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे टाइप के ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes. Most of houses have electric connections. Palampur Fort has 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary. यानी कि जो गांव है, ये पालमपुर गांव में 450 फैमिलीज जो है वो यहाँ पर रहती हैं, यहाँ पर काम करती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं। वो सारी फैमिली बहुत डिफरेंट कास्ट की, बहुत डिफरेंट जात की हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी कि बहुत सारे जो यहाँ पर हाउसेज हैं, घर हैं, सबके क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हैं। पालमपुर 4 हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। और वहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल हैं जो कि 1st to 5th होते हैं, और एक हाई स्कूल है, कहाँ पर, पालमपुर में, ठीक। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। और वहाँ पर क्या, एक हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और एक वहाँ पर प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ से लोग दवाइयाँ अपनी लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर में किस टाइप की पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। तो फर्स्ट, सिस्टम ऑफ रोड्स वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, यानी कि यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और वो सारी कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड अपने पड़ोसी गाँवों और कस्बों में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बुलक कार्ट, टांगास, बोगीज, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। यानी कि यहाँ पर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ट्रांसपोर्ट जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वो हैं बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी, टांगास, और समझते होंगे जिसमें एक घोड़ा होता है और उसके पीछे क्या, ट्रॉली होती है जिसको टांगा कहते हैं। बोगीज हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, जीप हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, और ट्रक्स, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी connection in most of the houses. Electricity power all the two wealth in the field and is used in various types of small business. यानी कि जो कनेक्शन है, बहुत जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो वहाँ के बहुत सारे घरों में हो रखा है,
और वहाँ पर क्या है, जो लोगों की फील्ड होती है, यानी कि जहाँ पर लोग खेती करते हैं, यानी कि जो लोगों का खेत होता है, वहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। और भी जैसे लोगों की बहुत स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस करते हैं वहाँ पे लोग, तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या कनेक्शन ले रखे हैं। अब बात करें स्कूल्स की, तो 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल, वहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। फिर करें हेल्थ केयर सेंटर की, तो वहाँ पे 1 गवर्नमेंट प्राइवेट हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, वहाँ पर 1 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, कि पालमपुर गांव जो है, इसमें कौन कौन सी फार्मिंग एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे 2 टाइप की फार्मिंग एक्टिविटी होती है, एक होती है एग्रीकल्चर की और एक होती है लाइफ स्टॉक की। तो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है। अब खेत है तो यहाँ पर भी क्या प्रोडक्शन होंगे, तो क्या है, तो द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट पीपल नीड, यानी कि इस गांव में प्रोडक्शन का सिर्फ एक ही एम है कि लोग जो भी गुड्स यानी सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे क्या वो अपनी पर्सनल नीड को क्या मीट कर सके और लोगों को क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अब यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन किन किन के द्वारा और कहाँ पर हो रहा है। तो फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल, फोर्थ ह्यूमन कैपिटल जिसको नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, एंड देयर आर फोर इज four requirement for production of goods and service. These are as follows, यानी कि यहाँ पर 4 टाइप की क्या होती हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्शन के लिए। यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो पालमपुर विलेज में आपको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। लैंड जिसमें करना है, लेबर जो लोग करेंगे, कैपिटल यानी मनी, और ह्यूमन कैपिटल यानी कि नॉलेज और इंटरप्राइजेस। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा वो है लैंड। तो लैंड क्या कहता है कि द टर्म लैंड इज यूज इन अ वाइडर सेंस, it does not mean only the surface of the soil but also include all those natural resources which are the free gifts of nature। यानी कि जो टर्म है लैंड, इसका यूज़ करा जाता है बहुत ही वाइडर सेंस में, लेकिन जो लैंड है इसका मतलब यही नहीं है कि उसके सरफेस, मतलब कि जो लैंड है जिसमें सॉइल है वो सरफेस है, जितना सामान उससे निकल रहा वो उतना ही नहीं है। इसके साथ लैंड के साथ और वो सारे नेचुरल रिसोर्स भी जुड़े हुए हैं जो कि फ्री गिफ्ट हैं किसके, नेचर के। जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स हमारे कहाँ से, लैंड से आते हैं, तो वो सब क्या है, फ्री गिफ्ट्स हैं किसके, नेचर के। उनको भी हम लोग लैंड में कंसीडर करते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, लेबर की। तो द एग्रीगेट ऑफ ऑल फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स बाय द मैन यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि लेबर्स वो होते हैं जो कि जितना भी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स देना होता है किसी भी क्रॉप या किसी भी गुड्स या सर्विस को उसके क्रिएशन में, वो सब क्या करता है, लेबर करता है। यानी कि जितना भी यहाँ पे गुड्स यानी सामान और सर्विस दी जाती है दूसरों को, उसके उसके पीछे किसका हाथ होता है, मतलब किसका हाथ नहीं, मतलब कि कौन देता है, वो देता है लेबर। और लेबर का साथ में क्या काम है कि जितना भी उसका फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स होगा, वो आदमी, वो लेबर उसको पूरा 100% देगा और जो भी गुड्स है सर्विसेज है उनको पूरे अच्छी तरीके से काम करेगा, वो है हमारा लेबर। फिर बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल एज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल may be divided into fixed capital, example machinery, tools, railways, tractors, factories, etc., and working capital like रॉ मटेरियल्स एंड कैश मनी। यानी कि जो कैपिटल है वो क्या, एक मैन मेड इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंसान के द्वारा बनाई गई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसकी, ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन की क्या एक मैन मेड इंस्ट्रूमेंट है। और जो कैपिटल है इसको हम लोग 2 हिस्सों में क्या डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि जो चीज़ फिक्स है, एग्जांपल के लिए जैसे मशीनरी, टूल्स, रेलवेज,
ट्रैक्टर्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। और एक होती है क्या, वर्किंग कैपिटल, जैसे कि रॉ मटेरियल्स एंड कैश मनी, जिनको हम लोग बेच करके और उनसे पैसा कमा सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया रॉ मटेरियल्स का। रॉ मटेरियल्स का हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको खरीद लिया समझ लीजिए 50 रुपये में, और उसको हम लोगों ने उगाया। उसका जब हम लोगों ने उसको बढ़िया मटेरियल, एकदम प्रॉपर मटेरियल बना के बेचा, तो हम लोगों ने उससे 100 रुपये कमा लिए। यानी कि ये क्या है, वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये कैपिटल वर्क कर रही है। और एक है क्या, फिक्स्ड कैपिटल, जो कि फिक्स रहेगी। अगर आपने कोई ट्रैक्टर खरीद लिया, तो वो जैसे आपने समझ लीजिए आपने 10 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर खरीद लिया, 10 साल बाद क्या वो 10 लाख रुपए का रहेगा, क्या उससे ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, वो उससे क्या और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल, कि अब वो कैपिटल 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं उठेगी, नीचे चली जाएगी। जैसे कार, मोटरसाइकिल और ये भी जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं इन पे। अब आता है क्या, ह्यूमन कैपिटल, जिसको क्या हम लोग कहते हैं, नॉलेज एंड इंटरप्राइज भी। ठीक, तो ह्यूमन कैपिटल इज अ मेजर ऑफ द स्किल्स, एजुकेशन, कैपेसिटी एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ लेबर विच इन्फ्लुएंस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल। यानी कि ह्यूमन कैपिटल का भी होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल क्या, उसमें ह्यूमन कैपिटल में कंसिडर करा जाता है जो उसका स्किल्स होते हैं, उसका जो एजुकेशन होता है, उसका जो कैपेसिटी होती है, और जो उसका एट्रीब्यूट होता है लेबर के प्रति, यानी कि उसका काम करने की कैपेसिटी। और अगर ह्यूमन एजुकेट होगा तो वो कहीं ना कहीं से क्या, जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं से कमा लेगा, उसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल तो होएगा अगर वो पढ़ा लिखा हुआ तो। अब आता है ग्राउंड मेजरिंग यूनिट, यानी कि ग्राउंड को मेजर करने के लिए भी क्या, बहुत सारी यूनिट होती है, तो हम लोग उनको भी पढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर लैंड इज हेक्टेयर, 1/2 पेयर इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1/2 पेयर नहीं है, ये है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर मीटर्स। ये स्लाइड बनाते वक्त थोड़ी गलती हो गई होगी, तो सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, 1 हेक्टेयर है, हाफ पेयर की जगह हेक्टेयर है। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लैंड को मेजर करने की, वो होती है हेक्टेयर। और एक हेक्टेयर किसके, एक हेक्टेयर 1000 स्क्वायर मीटर्स के क्या बराबर होता है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया द यूनिट यूज फॉर एग्रीकल्चर लैंड मेजरमेंट बाय फार्मर आर बीघा, बिस्सा, ये हिस्सा लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये एच की जगह बी है, बिस्सा, गट्ठा, गुइंठा और जरीब। यानी कि ये कुछ यूनिट्स हैं लैंड को मेजर करने की, जो कि फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ इंडिया के कुछ पार्ट में ये फार्मर क्या इस्तेमाल करते हैं। वैसे ऐसा यूनिट क्या है इसकी, हेक्टेयर। अब आते हैं हम लोग डिसवांटेज ऑफ ओवर यूज ऑफ लैंड। अब हम लोगों ने ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को उसके लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो वो क्या, वो चीज़ धीरे धीरे क्या खराब होने लगेगी। यानी कि हम लोगों को किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो किसान लोग भाई, तो किसान भाई जो होते हैं वो तो अपने लैंड से ही पैसे कमाते हैं, तो वो भी क्या लैंड का जितना यूज़ कर सके उतना पैसा कमाएंगे, तो वो भी क्या लैंड को ओवर यूज़ करते हैं। तो ओवर यूज़ करने का जो डिसएडवांटेज है लैंड का, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड इन इंडिया, बट द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ ऑल्सो ब्रॉट मैनी प्रॉब्लम्स। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये देखिए स्लाइड भी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो अचानक से क्या इंक्रीज हो गया था इंडिया में बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए क्या ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी क्या बहुत सारी क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तो समझते हैं क्या। तो यहाँ पर आता है क्या ग्रीन रेवोल्यूशन, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया इन द 1960s इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पर ग्रेन है, फिर से सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, ग्रेन की जगह ग्रीन रेवोल्यूशन। It could happen owing to the introduction of modern farming methods in India, such as use of
HYV सीड्स, यहाँ पे फिर से गलती, डबल ई नहीं है, खाली HYV सीड्स ही है। वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, यूजिंग फार्म मशीनरीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले क्या होता था कि जो भी फार्मर्स है वो क्या, वो जो प्लो आता था पहले, हल, कोई भी मशीनरी नहीं चलती थी फार्म में, खाली जो प्लो होता था और जो मैन्योर्स होते थे, ये हम लोगों ने क्या, ये जो प्लो, मैन्योर्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना 8th क्लास में, साइंस के फर्स्ट चैप्टर में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो शायद से आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी इसको समझने में, हम लोग इसको ऐसे ही बात करते हैं। तो जो प्लो होते थे यानी हल और ये सब चलते थे, मैन्योर चलता था, ये तब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किसान नहीं करते थे। फिर क्या हुआ कि 1960s के आते ही आते इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ही ग्रेट इंक्रीज, यानी कि जो प्रोडक्शन था उसके क्या, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जो डिमांड थी लोगों की वीट और राइस की, इंडिया में 1960s के आसपास बहुत ज़्यादा क्या, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक रेवोल्यूशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम लोग इसको ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं, तो देखिए, तो जो हम लोग फसल उगाते हैं, बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, कि जो हम लोग फसल उगाते हैं वो कैसे होती है, ग्रीन होती है, तो क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन उसका नाम ही दे दिया, हिंदी में इसको हरित क्रांति कहते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो फार्मर्स है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को क्या, इस्तेमाल करने लगे थे, कहाँ पर, इंडिया में। तो जैसे कि HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, H का मतलब हाई, Y का मतलब यील्ड और V का मतलब वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को क्या, इस्तेमाल करने लगे। और जो इरिगेशन सिस्टम था इसको भी क्या, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करा। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को, यानी ये जो केमिकल्स होते थे, इनको भी क्या, ये इस्तेमाल करने लगे, और फार्म में क्या, मशीनरीज भी उतार दी। विल द लैंड सस्टेन, यानी कि अब हम फार्मर्स इतना सब कर रहा है, पेस्टिसाइड डाल रहा है, फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया डाल रहा है, तरह तरह के केमिकल्स डाल रहा है, तो अब जो लैंड की जो ओरिजिनल फर्टिलिटी है वो क्या, सस्टेन करेगी, यानी कि लैंड अब वापस से सस्टेन करेगी। तो land being on natural resource, it is necessary to be very careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming method have overused the natural resource base, यानी कि जो लैंड है वो क्या है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, और ये एक नेचुरल रिसोर्स तो है, लेकिन ये एक एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि ये नॉन रिन्यूएबल है, और ये एक्सॉस्टेबल है, यानी कि ये एग्जॉस्ट भी कर सकता है, और नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि तुरंत रिन्यू भी नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने ज्योग्राफी क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज में पढ़ लिया था, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो वापस से रिन्यू हो जाएंगे, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो एक बार ख़त्म हुए तो उनको वापस आने में हज़ारों साल भी लग सकता है, या वो कभी वापस आ भी नहीं सकते। तो जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, और एक ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अगर लैंड एक बार ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर लैंड नहीं बची तो हम सब मर जाएंगे। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, और ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी, क्या, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, कि हम लोगों को इसको क्या, केयर करनी चाहिए, इसको केयरफुल रखना चाहिए, और इसको बचा के रखना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेट करती है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, इसके यूज़ से जो नेचुरल रिसोर्स बेस है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज्ड हो रहा है, लैंड का हम लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. Also, continued use of groundwater for tube well irrigation has reduced the water table below the ground. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of environment to ensure future development
ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि बहुत सारे एरियाज में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एसोसिएट करा जाता है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि इससे इंक्रीज हो जाता है क्या, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और किसका यूज़ इंक्रीज हो जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर का, कहाँ पर, लैंड में, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर के से जैसे ट्यूब वेल्स होते हैं तो ट्यूब वेल्स में पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है, तो ये भी इरिगेशन के लिए होता है इस्तेमाल। लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो क्या, वो बिल्कुल नीचे चला जा रहा है, और जो वाटर टेबल है वो भी क्या, वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, और जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर, अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गए तो इनको रिस्टोर होने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और ये भी नहीं पता कि ये वापस रिस्टोर होंगे कि नहीं होंगे, कि हमेशा के लिए ही ये सब चले जाएंगे। अब हम लोग इधर आते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी तक तो हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, हम लोगों को तो यही समझ आ रहा कि यहाँ एनसीईआरटी तो बस इसकी क्या बुराई कर रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए, तो देखो कितना लग रहा है कि इसमें सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की बुराई चल रही है। अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे होते बुक, जैसे हम लोग सेवन्थ, जिसमें 6, 7, 8 में पढ़ते थे, तो हम लोगों को पूरी बुराई बुराई इसमें पूरे एकदम नेगेटिव मिलते किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के। अब हम लोग थोड़े 4 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ लेते हैं किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो फर्स्ट, इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो जैसे तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है तो बड़ा सिंपल सा ही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ही इसलिए था ताकि जो फार्म प्रोडक्शन है वो क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्यों, क्योंकि 1960s में आते आते क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्या डिमांड बढ़ गई थी वीट और राइस की, इसलिए क्या ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा, इसी के लिए तो आया ही था। फिर दूसरा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि इससे क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है कैसे, अब जैसे इरीगेशन, अब जैसे ट्यूबवेल्स लगवाने हुए तो ट्यूबवेल लगाने में बहुत सारे लेबर्स लगेंगे। अब अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया तो पेस्टिसाइड डालने में और पेस्टिसाइड बेचने वाले का, मतलब कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है एम्प्लॉयमेंट की। फिर क्या है, स्ट्रेंथनिंग द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि इसमें क्या एक स्ट्रेंथ बन गई कि कुछ लोगों का ये जो एग्रीकल्चर है वो क्या, वो इंडस्ट्री, यानी कि कुछ लोगों की जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है इनके बीच में क्या लिंक बन गया। कैसे लिंक बन गया, अब जैसे स्मॉल फार्मर के लिए नहीं, ये एक बड़े फार्मर्स के लिए बात है जिनके पास बहुत सारी लैंड है, बहुत सारी लैंड, तो उनको क्या अपने लैंड के लिए फर्टिलाइजर चाहिए होगा। अब वो क्या, फैक्ट्रीज में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मैन्योर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करे जाते हैं फार्म में, खेतों में क्या वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या, एक केमिकल सॉल्ट्स होते हैं, और वो कहाँ पर, वो फैक्ट्री ही में ही क्या प्रोड्यूस होते हैं। तो जो फार्मर्स है वो कांटेक्ट करेंगे किनसे, फैक्ट्री से, कि हमको जैसे 10 बोरी फर्टिलाइजर्स, 10 बोरी तो कम है, जैसे 100 बोरी फर्टिलाइजर एक ट्रक भेज दो, 2 ट्रक भेज दो, तो इनसे क्या एक लिंक बन जाता है एग्रीकल्चरल लोगों के बीच में और इंडस्ट्रियल लोगों के बीच में। ट्रांसफॉर्म द फार्मर्स एज मार्केट ओरिएंटेड। अब इससे क्या होता था, कि पहले क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा कि पालमपुर में जो भी लोग प्रोडक्शन करते थे वो अपने अपने नीड्स के लिए ही क्या करते थे, अपनी नीड को मीट करने के लिए करते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, तो अब क्या फार्मर्स क्या, अब जैसे 50 किलो आलू, मतलब 50 किलो ने, जैसे बहुत सारी, जैसे 10 हेक्टेयर आलू हो गई, तो अब इतना सब कहाँ रखेगा फार्म, इतना खा तो पाएगा नहीं, तो वो क्या, वो बेच देगा जा करके। तो इससे क्या, जो फार्मर्स है वो एक मार्केट ओरिएंटेड भी बन जाते हैं। तो अब हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फिर से। तो पहला है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब हम लोग केमिकल्स डालेंगे, तो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, यूरिया डालेंगे, यानी केमिकल्स डालेंगे, तो इससे क्या, सॉइल की फर्टिलिटी तो कम होएगी। डेप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अब हम लोग यहाँ पर क्या, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स लगाएंगे जो कि इतना सारा पानी ज़मीन से निकाल देता है, तो क्या होगा, इससे जो वाटर टेबल उसका तो डिप्लीशन होएगा, और एक ट्यूबवेल थोड़ी ना होगा।
अब तो गांव जाते ही हर खेत में क्या ट्यूबवेल्स लगे होते हैं। इंक्रीज द रीजनल डिपार्टीज, यानी कि जो रीजनल डिपार्टीज है ये भी क्या इंक्रीज हो गई, यानी कि गांव में हर जगह क्या ये सारे मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो रीजनल डिपार्टीज है ये सब क्या इंक्रीज हो रहे हैं। इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज, यानी कि जो खुद में ही जो पर्सनल होते हैं उन मतलब खुद में ही जो पर्सन होते हैं उनमें क्या इनइक्वालिटीज आ जाती है। कैसे, अब किसी ने अपने खेत में क्या लगवा लिया, ट्यूबवेल लगवा लिया, तो दूसरा भी जो है वो भी क्या अपने खेत में ट्यूबवेल लगवा लेगा। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो हमारा वाटर टेबल है वो तो नीचे जा रहा है, वो तो अपनी इनइक्वालिटीज और अपने आप को इक्वल करने को, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में हमारा जो वाटर टेबल है वो तो नीचे जा रहा है। अब क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। In most of the village there is uneven distribution of land. A major portion of the land is owned by a handful of farmers, while most of the other farmers have to depend on a small patches of land. A small plot of land means that the farmers may not be in a position to even meet his family needs. The landless farmers are the worst lot because they have to work on others' land to earn livelihood. तो क्या कहा जाता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हर जगह, यानी कि गांव में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के पास कुछ अलग, मतलब कि 10 में से एक के पास अलग लैंड है, एक के पास अलग लैंड है, मतलब कि उसमें टाइप्स लैंड की नहीं है, यानी किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम है, किसी का मीडियम, किसी के पास है ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे गाँव में ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है लैंड के बीच में, और जो यहाँ पे वो मेजर पोर्शन होता है लैंड का वो ओन करा जाता है कुछ हैंडफुल फार्मर्स के बारे में। यानी कि अगर आप किसी गांव में चले गए और अगर गांव में जैसे समझ लीजिए 100 हेक्टेयर फील्ड है, 100 हेक्टेयर खेत है, तो वो 100 हेक्टेयर कुछ 10 लोगों के पास होंगे। और मतलब कि समझ लीजिए 100 हेक्टेयर खेत हैं और 100 लोग, 100 लोग भी उस गांव में है, तो 10 लोगों के पास वो 100 हेक्टेयर में क्या आएगा कि 97-98 हेक्टेयर उन्हीं के पास होंगे, और जो बाकी सारे 90 पीपल्स है वो उनमें ऐसे गुजारा करे। ऐसा बहुत जगह होता है, हर जगह की बात नहीं, मतलब कि ऐसा ही कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो लैंड है वो खाली मुट्ठी भर फार्मर्स के पास है, बाकी सबके पास इतनी नहीं है। और बहुत सारे लोगों के पास तो इतनी भी लैंड नहीं है कि वो अपने फैमिली यानी कि उनके घर वालों की ज़रूरतों को पूरी कर सकें। और सबसे बुरा हाल तो इसमें किसका होता है, लैंडलेस फार्मर्स का होता है, जो कि दूसरे विलेजेस यानी कि दूसरे विलेज जाते हैं और वो दूसरे के खेत में काम करते हैं अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोगों के पास तो स्मॉल पैचेस होते हैं, यानी स्मॉल प्लॉट, जिसके मतलब है कि वो अपने फैमिली की नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन की। फार्मिंग इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन फॉर लैंडलेस लेबर्स। दिस मीन्स दैट they do not get work in certain months of the year. They often migrate to cities in search of livelihood. Many landless laborers from Bihar and Uttar Pradesh migrate to Punjab to work as for for farm, इधर farm लिखा है, from workers. The government had introduced the employment guarantee program called Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee. Under this program, one member of each rural family is given 100 days employment in a year. This program has helped in reducing the migration from many village. तो क्या कह रहे हैं कि जो फार्मिंग है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है लैंडलेस लेबर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि कुछ महीने लैंडलेस लेबर को क्या काम नहीं मिलता, जिसके चक्कर में वो माइग्रेट कर जाते हैं सिटी की तरफ, और वहाँ पे क्या लाइवलीहुड में क्या अपना काम सर्च करने लगते हैं। बहुत सारे लैंडलेस लेबर जो है बिहार के जो हैं और जो यूपी उत्तर प्रदेश के हैं, वो सब कहाँ चले जाते हैं, वो सब पंजाब चले जाते हैं, ताकि उनको क्या फार्म वर्क मिल सके, यानी कि वो खेत में काम कर सकें। इसलिए इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को क्या इंट्रोड्यूस करा, ताकि जो फार्मर्स हैं वो क्या माइग्रेट ना हुए। तो उस प्रोग्राम का नाम है मनरेगा। मनरेगा उसका
शॉर्ट फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। इसमें क्या होता था इस प्रोग्राम में कि जो एक फैमिली का एक मेंबर को क्या, रूरल फैमिली के एक मेंबर को 100 डेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा एक साल में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 360 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं कहाँ पे, एक साल में, और ये सिर्फ 100 डेज का ही दे रहे हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि सीजनल ऑक्यूपेशन है, होती है क्या, एक फार्मिंग, और सर्टेन मंथ्स यानी कि कुछ महीने उनके पास काम नहीं होता, बाकी तो उनके पास काम होता है। तो जिस महीने उनके पास काम नहीं होता उस महीने उनको 100 दिन काम करने को मिलेंगे, ताकि उनको क्या, वो कुछ पैसे अर्न कर सके और वो अपने गांव से क्या माइग्रेट ना हो। अब यहाँ पे है प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन। While the big farmers usually have surplus cash, does small farmers may need to borrow to buy seeds, fertilizers, and farm equipment. They may go to a bank or cooperative to borrow money, but most of the time the local merchants or money lenders comes to their rescue, taking a loan from the local merchant and money lenders is more risky as it carries a higher rate of interest compared to what is prevalent in the banks. There are many cases when our small farmers is unable to repay the debt on time. Such farmers of at caught in debt trap. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो कैपिटल है उसकी प्रॉब्लम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत जो बिग फार्मर्स होते हैं उनके पास तो सरप्लस कैश रहता है, बहुत सारा कैश रहता है, और जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो उनसे क्या उधार ले लेते हैं, फिर उससे सीड, फर्टिलाइज़र और फार्म के इक्विपमेंट खरीदते हैं। लेकिन वो बैंक नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, बैंक नहीं जाता और कॉरपोरेटिव भी नहीं जाते पैसे वो क्या बोरो करने, वो कहाँ जाते हैं, बड़े फार्मर्स के पास जाते हैं या फिर लोकल मर्चेंट्स या मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि वो बैंक के पास इसलिए नहीं जाते, कहते हैं तो अपना दोस्त है, ये तो अपने गांव के, इन्हीं से हम लोग ले लेते हैं। लेकिन यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है उनकी, क्योंकि अगर वो मनी लेंडर्स और फार्मर्स, बिग फार्मर्स या फिर लोकल मर्चेंट से लेते हैं तो वो लोकल मर्चेंट ये सब उनके रिश्तेदार जो भी हैं जिनकी वजह से वो बैंक नहीं जा रहे, वो सब उन पे क्या बहुत ही ज़्यादा हायर इंटरेस्ट लगा देते हैं और वो बेचारे समझ भी नहीं पाते। अगर वो बैंक जाएंगे तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आज तक तो वो कभी बैंक गए नहीं, अगर कभी जाएं तो उनको मिल जाए। और अगर बैंक वाले भी इनको क्या आसानी से क्या है कि लोन नहीं देते हैं। अब क्या है कि जो बड़े बड़े फार्मर्स ये लोग हाई इंटरेस्ट में लोन ले लेते हैं, फिर इनको वापस करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये लोन नहीं दे पाते हैं, तो फिर क्या इन पे डेप्थ हो जाता है और ये लोन नहीं दे पाते हैं फार्मर्स का, तो ये क्या एक ट्रैप में आ जाते हैं जिसको कहते हैं डेप्थ ट्रैप की। ये फार्मर अब डेप्थ ट्रैप में फंस गया। अब यहाँ पे आते हैं सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोड्यूस। आफ्टर द हार्ड रेस्ट द बिग फार्मर्स आर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस देन व्हाट दे नीड फॉर देयर फैमिली। द सरप्लस फार्म produce is solid in the nearby money. The government also procures from farm produce at on MSP, minimum support price. The merchant from cities and towns purchase the farm produce from 1 days in big villages. The farm produce bought by the government is stored in SCI Food Corporation of India. Uh, goods once and used through public। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हार्ड रेस्ट होता है जो कि बिग फार्मर्स का होता है, उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, फिर से क्या सरप्लस प्रोड्यूस करने लगते हैं। सरप्लस यानी कि अपने फार्म की प्रोडक्शन को क्या फिर से प्रोड्यूस करने लगते हैं, और फिर क्या होता है कि वो सॉलिड प्रोडक्शन करते हैं यानी कि बहुत सारा प्रोड्यूस कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो जा करके किसको भेज देते हैं, सरकार को भेज देते हैं। और सरकार जो बहुत सारी क्या करती है, बहुत
सारी पॉलिसीज़ निकालती है, जैसे कि राशन बांटती है। तो वो सब क्या किससे बांटती है? इन बिग फार्मर्स से। वो खरीद लेते हैं और जा कर के उनको बेच देते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो उनको क्या एक प्राइस देती है, जिसको हम लोग कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इससे क्या होता है कि एक प्राइस में क्या बिकते हैं, जैसे 5 रुपए का बिस्किट है तो वो हम लोग 4 रुपए में नहीं खरीद सकते, तो 5 रुपए में हम लोगों को देना पड़ेगा। तो यही एक क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि अगर हम लोगों ने 1 किलो, जैसे 1 किलो गेहूँ कितने रुपए का बिकेगा, जैसे 1 किलो गेहूँ 100 रुपए का बिकेगा, तो अब लोगों ने क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया कि 100 रुपए इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कि 100 रुपए से नीचे तो कोई ले ही नहीं सकता है इस बिस्किट को। तो ये क्या होता है, फिर इसको ऐसे करा जाता है। फिर इसके बाद क्या है, ये जो गवर्नमेंट खरीद लेती है, फिर गवर्नमेंट इसको स्टोर कर लेती है कहाँ पर? SCI, स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि FCI है, वो SCI लिख दिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्या इसको स्टोर कर दिया जाता है और उसके बाद पब्लिक को ये दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।